दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में सत्ता का समीकरण अब बदल चुका है। बीजेपी का निजाम अब पूरी तरह से बदला हुआ है और इस कदर बदला हुआ है कि ना तो संघ, ना ही कोई लॉबी और ना ही कोई व्यवस्था और ना ही कोई सिस्टम अब भारतीय जनता पार्टी के उस निजाम को चैलेंज करने की स्थिति में है। और बहुत जल्द इस बदले हुए निजाम से इस देश के दो बड़े राज्यों में निजाम का पूरी तरह से परिवर्तन देखने को मिल सकता है। एक निजाम जिसे जनमत कहें या कुछ और कहें, जो भी कहें, आज की तारीख में जो दिख रहा है उसे न मानते हुए या मानते हुए, पचाते हुए या नहीं पचाते हुए जनमत की संज्ञा देनी ही पड़ेगी। तो जनमत की संज्ञा जब हम दे रहे हैं तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के लिए मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने का रास्ता कांटों भरा हो गया है। और इस वजह से हो गया है क्योंकि सत्ता का निजाम बदला हुआ है। दो नए दावेदार सामने आए हैं। दोनों की परिस्थितियां मैं बताने जा रहा हूं। और इसके साथ साथ आज सुबह एक विचित्र घटनाक्रम में एक ही फ्लाइट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर काबिज योगी आदित्यनाथ के पार्टी के अंदर धुर विरोधी माने जाने वाले दोनों डिप्टी सीएम, एक प्रदेश अध्यक्ष और एक ऐसे मंत्री जिनके घर से कहा गया कि रोकड़ा बरामद हुआ है, वो मंत्री भी एक ही फ्लाइट से दिल्ली कूच कर गए। सुबह की बात है। और इन दोनों से रार किसकी फंसती है, महत्वाकांक्षाओं की टकराहट किसकी होती है, 75 साल पूरे करने जा रहे नरेंद्र मोदी के राजनीतिक उत्तराधिकार की बात कहां से तय होती है और किन लोगों के बीच सत्ता संघर्ष छिड़ सकता है, ये बातें समझते हुए सारी बातें स्पष्ट हो जाती है कि देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी अब बहुत आसान नहीं रह गई है। दूसरे लोग दावेदारी की रेस में आगे आते जा रहे हैं। वहां के समीकरण भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने हो रही मैराथन बैठकें भी देवेंद्र फडणवीस को चुनने के लिए तो नहीं हो रही, बल्कि देवेंद्र फडणवीस को की जगह किसी दूसरे को क्या मौका दिया भी जा सकता है, इस रणनीति के तहत हो रही है। आखिर क्यों हो रही है? दरअसल नरेंद्र मोदी के बाद कौन, यह भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है। उत्तराधिकार की होड़ लगी हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के बीच उत्तराधिकार की जंग छिड़ी और उत्तराधिकार की जंग में अटल बिहारी वाजपेयी मुरली मनोहर जोशी से आगे निकल गए। ये अलग बात है कि जहां वो पहुंचना चाहते थे वो वहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन जिन्ना विवाद के बावजूद पार्टी ने उन्हें पहुंचने का मौका तो दिया, भुना नहीं पाए, ये दूसरी बात है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्थिति यह है कि अब पार्टी पूरी तरह से अमित शाह के कब्जे में जा चुकी है। महाराष्ट्र का चुनाव आप जनमत माने या कुछ और माने, चाणक्य की नीति माने या पर्दे के पीछे का खेल माने, जो कुछ भी माने, इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई एक व्यक्ति को क्रेडिट दिया जा सकता है, तो क्रेडिट किसी के लिए क्रेडिट हो, किसी के लिए कोई राजनीतिक चालबाजी हो, लेकिन सबका श्रेय सीधे सीधे अमित शाह को जाता है। और जब अमित शाह को यह श्रेय जाता है तो महाराष्ट्र की कमान किसके हाथ में होगी, यह तय करने में नरेंद्र मोदी बीच में नहीं आएंगे, यह भी तय मानिए। नरेंद्र मोदी अपनी पसंद उस मामले में नहीं थोपेंगे जिस मामले में अमित शाह को पूरा क्रेडिट जाता है। लेकिन सवाल यह है कि चाहे जितने प्रशंसा भरे शब्दों का प्रयोग देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं अमित शाह के लिए, नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह के लिए, क्या अमित शाह को यह पता नहीं है कि सियासत दूसरी दिशा में घूम चुकी है? एक कंपेटिटर भविष्य के उत्तराधिकार के रेस में, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर दावेदारी की रेस में, एक कंपेटिटर जहां लखनऊ से भगवा चोले में दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरे कंपेटिटर क्या महाराष्ट्र की धनबल की ताकत के साथ, महाराष्ट्र की कॉरपोरेट लॉबी के सपोर्ट के साथ क्या अमित शाह के सामने एक चैलेंजर के रूप में सामने आ सकते हैं? आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के बाहर के पावर इक्वेशन को अमित शाह समझे या न समझे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर के पावर इक्वेशन को अमित शाह बेहतर समझते हैं, सबसे बेहतर समझते हैं। राजनाथ सिंह को किनारे लगाना था तो ठाकुर बिरादरी से ही नेतृत्व ढूंढा गया उत्तर प्रदेश के अंदर।
योगी आदित्यनाथ को लाया गया, राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल ग्लैमर को कम किया गया। अब सवाल देवेंद्र फडणवीस का है। देवेंद्र फडणवीस के पीछे महाराष्ट्र के कॉरपोरेट आ सकते हैं, उनके अच्छे संबंध भी हैं। देवेंद्र फडणवीस 5 साल और 80 घंटे 2 कार्यकाल में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। डिमोशन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के वो महाराष्ट्र में निर्विवादित रूप से फिलहाल सबसे बड़े नेता दिखाई देते हैं। लेकिन क्या उनकी हैसियत अमित शाह को पसंद आ रही है? आज की भारतीय जनता पार्टी में मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, नायब सैनी, सम्राट चौधरी, इस तरह के नेतृत्व विकसित करने की परंपरा है। फिर आज की भाजपा में अब कहां से उम्मीद करेंगे कि देवेंद्र फडणवीस आ जाए? कहां से उम्मीद करेंगे कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने जैसी गलती दोबारा बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व दोहरा दे? और कहां से आप उम्मीद करेंगे कि पीएम बनने के पहले एमपी बनना पड़ता है? इस तरह के बोलने वाले कल्याण सिंह जैसे स्वयंभू नेता खड़े कर दिए जाएं भाजपा में, यह कोई उम्मीद नहीं कर सकता। लेकिन आज ये हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से देवेंद्र फडणवीस की स्वाभाविक दावेदारी है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सत्ता समीकरणों में फिट नहीं है, क्योंकि जो सामाजिक समीकरण महाराष्ट्र में दिखता है उसमें एक तरफ मराठा लॉबी तो दूसरी तरफ ओबीसी लॉबी, सत्ता के ये 2 सबसे बड़े दावेदार के तौर पर सामने आते हैं। देवेंद्र फडणवीस न तो मराठा लॉबी का प्रतिनिधित्व करते हैं और न ही ओबीसी लॉबी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जिनकी आबादी महाराष्ट्र में 2.5-3% बताई जाती है। और सत्ता के इस समीकरणों को समझने के लिए इस बात को समझना भी जरूरी हो जाता है कि यदि वाकई ये जनमत था तो इस जनमत के पीछे कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक रूप से ही सही एकनाथ शिंदे के रूप में एक मराठा का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होना कहीं ना कहीं इस गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखा। आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस के साथ वो सुविधा नहीं है, देवेंद्र फडणवीस के साथ वो समीकरण नहीं है। देवेंद्र फडणवीस के साथ है तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम। और महाराष्ट्र में सिस्टम कितना ताकतवर होता है ये आपने तब देख लिया जब विनोद तावड़े का वाला पूरा प्रकरण आपके सामने आया। विनोद तावड़े प्रकरण ने एक बात तो साफ कर दी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह के बेहद करीबी, विश्वस्त, मैन फ्राइडे कहें यदि अंग्रेजी में कहें तो, ये सब होने के बावजूद अब विनोद तावड़े मुख्यमंत्री पद पर नहीं आ सकते। लेकिन जब विनोद तावड़े मुख्यमंत्री पद पर नहीं आ सकते तो क्या अमित शाह के पास महाराष्ट्र में सिर्फ विनोद तावड़े ही हैं अपनी लॉबी में? कई सारे नाम लिए जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, वो उनका नाम भी चल रहा है। और इसके साथ साथ एक और नाम जिसको लेकर अभी बहुत कुछ कहा जाना बाकी है, मराठा लॉबी से भी चलाया जा रहा है कि कैसे शरद पवार, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, इन तीनों के ग्लैमर को कम करने के लिए बीजेपी के अंदर से किसी मराठा को मौका दिया जाए। ये सारे खेल भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहे हैं। और इन सारे खेल के बीच अगर संघ ने देवेंद्र फडणवीस के पीछे बहुत मजबूती से हाथ नहीं रखा तो तय मानिए कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। महाराष्ट्र के लोगों ने देवेंद्र फडणवीस को वोट नहीं दिया है, ये बात भी तय है। वैसे महाराष्ट्र के लोगों ने जिन्हें वोट दिया क्या वाकई वही जीते हैं? इस मुद्दे पर हम कुछ नहीं कह सकते। राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरियां हैं और हमारे सामने सिस्टम के सामने सिस्टम को लेकर साफ साफ चीजें कहने के लिए जिस तरह की राजनीतिक दलों के आंदोलन की और राजनीतिक दलों के बीच से जिस तरह के बोल्ड डिसीजन की उम्मीद होती है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो डिसीजन महाविकास आघाड़ी के नेताओं की तरफ से अब तक नहीं लिए गए हैं। लिहाजा इस पर हम कुछ नहीं कह सकते कि जनमत वाकई आया या नहीं आया। लेकिन जो महाराष्ट्र में हुआ, नरेंद्र के बाद देवेंद्र की संभावना को खत्म करने के लिए अमित शाह एंड कंपनी देवेंद्र फडणवीस पर दांव लगाएगी, फिलहाल संभव नहीं दिखता। राजनीति में अब कोई चमत्कार ही देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लेकर जा सकता है, लेकिन चमत्कार होते भी रहते हैं। कौन सोच सकता था कि दिल्ली के भाजपा मुख्यालय के एक कमरे में रहने वाले नरेंद्र मोदी गुजरात भेज दिए जाएंगे मुख्यमंत्री बनाकर सीधे। राबड़ी देवी की तरह उन्हें भी मुख्यमंत्री बनने के पहले जिंदगी में कोई चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं था, लेकिन भेज दिए गए। तो राजनीति में कुछ भी संभव है। तीसरी ताजपोशी देवेंद्र फडणवीस की हो जाए तो बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी में बहुत सारे राजनीतिक कांटे बिखरे हुए पड़े हैं।
अब सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश की पूरी टीम को दिल्ली क्यों बुलाया गया। एक ही फ्लाइट से दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और एक मंत्री, सब के सब योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक रूप से पार्टी के अंदर विरोधी माने जाते हैं। ये सब लोग एक ही फ्लाइट से दिल्ली क्यों आए। मामला महाराष्ट्र का उलझा है। उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में 9 सीटों में से 7 सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज की है, 6 पर तो भाजपा ने जीत दर्ज की है। बावजूद योगी आदित्यनाथ से राजनीतिक तौर पर मुक्ति पाने का क्या यही माकूल वक्त है। दरअसल बात माकूल वक्त की नहीं है। बात दरअसल यही है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को अखिलेश यादव ने जिस तरीके से लड़ा, उसको लड़ने के तरीके को यदि आप देखें तो साफ साफ दिखाई देता है कि योगी आदित्यनाथ को 2027 के विधानसभा चुनाव के वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहना, यह अखिलेश यादव के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। यह अखिलेश यादव के लिए मुंहमांगी मुराद पूरी करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में तो आपने देखा किस तरह से संगीन के साए में वोटर्स को रोकने की कथित फुटेज सामने आई। आपने यह भी देखा कि चुनाव कैसे हुए, लेकिन जब 403 सीटों के चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश के वोटर अपने मिजाज का और अगले 5 साल के लिए नई सरकार का चयन 2027 में करेंगे, तो वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी या समाजवादी पार्टी के रूप में इंडिया गठबंधन की आएगी, ये तय करने के लिए चुनाव के वक्त उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, ये बहुत मायने रखेगा। इसी तरीके से मायने रखेगा जैसे एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद पर होने की वजह से कहा जाता है कि मराठा वर्ग में काफी हद तक टूट हो गई, मराठा एकजुटता टूट गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे, तो जब राज्य का चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा, पीडीए, ये सारे मुद्दे जमीन पर उतरते हुए दिखाई देंगे, तो योगी आदित्यनाथ का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए 2002 के राजनाथ सिंह के चेहरे की तरह बन जाएगा। ये आशंका दिल्ली की सत्ता में अभी से सिहरन पैदा कर रही है। राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री रहते जो चुनाव हुआ था, उसमें हुआ क्या था। प्रधानमंत्री पद पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी आसीन थे, जो ब्राह्मण समुदाय से आते थे। मुख्यमंत्री पद पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजनाथ सिंह आसीन थे, जो राजपूत समुदाय से आते थे। तो ब्राह्मण ठाकुर एकता तो बन गई, जनरल कैटेगरी के वोटर भाजपा के पक्ष में चले गए, लेकिन ओबीसी वर्ग का बड़ा तबका समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। दलित वर्ग लगभग पूरी तरह से बसपा के साथ चला गया। नतीजा ये निकला कि बहुमत तो किसी को नहीं, लेकिन लगभग 150 के करीब सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर, 98 सीटें जीतकर बसपा नंबर 2 पर, और 88 सीटों के साथ राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्रित्व में चुनाव लड़ने वाली भाजपा गुजरात के उस वक्त के 2002 के बवाल के बाद, जहां सांप्रदायिकता की उम्मीद की जा रही थी, सांप्रदायिक पोलराइजेशन, कम्युनल पोलराइजेशन की ध्रुवीकरण की उम्मीद की जा रही थी, उन सबको धत्ता बताते हुए उत्तर प्रदेश में गुजरात के बवाल के महज 10-15 दिनों के बाद हुए चुनाव में पार्टी बिखर गई थी, तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। तो यह उत्तर प्रदेश का मिजाज है, और जब लोग इस तरह से बुलाए गए हैं तो कुछ तो होगा। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। टाइमिंग क्या एक ही झटके में दोनों फैसले कर देने का है, लखनऊ और मुंबई दोनों का? और जब फैसले दोनों करने का वक्त है, तो क्या उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग से कोई आएगा? क्या पंकज चौधरी आएंगे या कोई और आएगा? या उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम की कुर्सी को लेकर कोई बड़ा फैसला होगा? ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अब जिस तरह से अमित शाह का वर्चस्व स्थापित होता हुआ दिख रहा है, अगले भाजपा अध्यक्ष के रूप में भी किसकी ताजपोशी होगी, नरेंद्र मोदी से ज्यादा यह तय करने की भूमिका में अमित शाह होंगे। अमित शाह अब नंबर 2 ही नहीं, अमित शाह की हैसियत अब वही हो गई है जैसी 2002-3 में अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बीजेपी के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी की हो गई थी। वो न सिर्फ उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे, बल्कि उनके बेहद विश्वास पात्र माने जाने वाले भाजपा नेता वेंकैया नायडू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए थे। और फिर वो विवादास्पद बयान, न टायर्ड न रिटायर्ड, वो सुना होगा आपने, विकास पुरुष और लौह पुरुष की बात भी कर दी गई, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने सीधे सीधे कह दिया था, न टायर्ड न रिटायर्ड, आडवाणी जी के नेतृत्व में विजय पथ पर प्रस्थान। और उसके बाद पूरी भाजपा अटल जी के कदमों में झुक गई थी।
आज वो भाजपा ऐसी नहीं है जो किसी के कदमों में झुक जाए। आज वो भाजपा यही है कि नरेंद्र मोदी चेहरे हैं और अमित शाह उसके पीछे की ताकत है। लेकिन पीछे की ताकत को चेहरा बनने के रास्ते में जो रोड़े दिखाई दे रहे हैं, क्या उन रोड़ों से एक झटके में राजनीतिक तौर पर प्रतीकात्मक रूप से जो रोड़ा शब्द का इस्तेमाल होता है, उन राजनीतिक प्रतीकात्मक रोड़ों से क्या एक झटके में लखनऊ से मुंबई तक निजात पा लेने की कवायद है? लखनऊ का फैसला हो सकता है कि 1-2 महीने के लिए टाल दिया जाए, लेकिन मुंबई का फैसला उसे तो 1-2 दिनों से ज्यादा टाला भी नहीं जा सकता। और जब 1-2 दिनों से ज्यादा टाला नहीं जा सकता तो अजीत पवार भले ही पलड़ा फडणवीस के पक्ष में झुकाने की कोशिश करे, वो फडणवीस के पक्ष में झुका नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं झुका पाएंगे क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास अब लगभग 137 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत की संख्या से केवल 8 कम है। तो उस स्थिति में क्या अजीत पवार, क्या एकनाथ शिंदे, उनकी भूमिका बहुत बड़ी नहीं रह जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या देवेंद्र फडणवीस की भूमिका इतनी बड़ी हो जाती है? जी नहीं, भूमिका तो एक व्यक्ति की बड़ी होती है, अमित शाह। क्यों बड़ी होती है? गोदी सेठ का भी निर्धारण करना है कि कोई अपना गोदी सेठ महाराष्ट्र का बनने वाला मुख्यमंत्री न बना ले। सत्ता के अंदर गोदी सेठ बनाने की परंपरा का दोषी सिर्फ और सिर्फ मौजूदा निजाम को नहीं माना जाना चाहिए। इस देश में गोदी सेठ पालने की परंपरा ने तो प्रधानमंत्री न सही, राष्ट्रपति पद पर भी एक व्यक्ति को पहुंचा दिया था। भले ही प्रधानमंत्री बनने में वो चूक गए थे, लेकिन उन्होंने भी अपना गोदी सेठ बनाया था। तो कोई और गोदी सेठ बना करके सामने ना आ जाए। इस गोदी सेठ की परंपरा को सिर्फ और सिर्फ गुजरात लॉबी तक ही एक्सक्लूसिव रखने के लिए, वहीं तक सीमित रखने के लिए भजन लाल शर्मा, सम्राट चौधरी, मोहन यादव, नायब सैनी, इस तरह के चेहरों की दरकार मुंबई में भी है और उत्तर प्रदेश की सियासी ताकत को देखते हुए लखनऊ में भी है। तो महाराष्ट्र की सत्ता देवेंद्र फडणवीस के हाथ में जाएगी, संभावना कम है। मैं इस बात को कतई नहीं कहता कि देवेंद्र फडणवीस नहीं बनेंगे, लेकिन उनके बनने की संभावना दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। एक तरफ मराठा लॉबी, दूसरी तरफ ओबीसी लॉबी, और सियासत में जो बाइनरी खींच रही है, जो आर या पार की स्थिति बन रही है, कोई एक खेमा तलाशने की स्थिति में बीजेपी को जाना होगा। बीच में रहकर देवेंद्र फडणवीस को बनाने की कवायद भाजपा को ही फिर से पुनः मुस्को भंवरा बना दे। एक ये भी संभावना है जो देवेंद्र फडणवीस की तीसरी ताजपोशी के लिए बाधा बनकर खड़ी हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में मामला ही अगड़ा बनाम पिछड़ा जा रहा है। तो कितनी जगह संगीनों के साए में पिस्टल दिखाकर वोटर को और महिला वोटर को रोककर क्या 403 सीटों का फैसला ले लिया जाएगा? जी नहीं। लेकिन फैसले तो जहां से लिए जाने हैं वो जेपी नड्डा का आवास नहीं है, वो तो 6A कृष्ण मेनन मार्ग है, जहां बड़े बड़े फैसले होते हैं। कांग्रेस की राजनीति में कहा जाता था 10 जनपद से फैसले होते हैं, वहीं भाजपा की राजनीति में अब सबसे बड़े फैसले कृष्णा मेनन मार्ग से होते हैं। तो देखते जाइए, फैसलों की घड़ी, फैसलों का वक्त, और मुंबई में लोग नए मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन यह प्रतीक्षा किसी जलसे की तैयारी का संकेत नहीं, दरअसल प्रतीक्षा और जलसा में रहने वाले लोग भी उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो महाराष्ट्र के आम लोग कर रहे हैं कि निजाम कैसा होगा, और वह निजाम क्या किसी रिमोट कंट्रोल से चलेगा, क्या गुजरात लॉबी के इशारे पर चलेगा, और क्या उस निजाम की भूमिका एक स्वतंत्र सत्ता की होगी, मराठी मानुष और मराठी अस्मिता को लेकर आगे बढ़ने की होगी, या फिर वो निजाम एक ऐसी परिस्थितियों को निर्मित करेगा जिन परिस्थितियों के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी के अंदर रबर स्टाम्प मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में, उस कैटेगरी में एक और या 2 चेहरों को आगे बढ़ाता हुआ दिखेगा। देखते जाइए, कमान अब शाह के हाथ में है, और शाह और मात के खेल में वजीर भी वही, प्यादा भी वही, और शतरंज की पूरी बिसात भी उनकी, चेस बोर्ड भी उनका। और जब चेस बोर्ड भी उनका है, वजीर भी उनका, प्यादा भी उनका, विरोधी भी उनका, तो फिर उस परिस्थिति में तमाम तरह के खेल के लिए गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। आदेश एक व्यक्ति का, निजाम एक व्यक्ति का, सत्ता एक व्यक्ति की, व्यवस्था एक व्यक्ति के हाथ में, और इन सब से आगे बढ़कर चाल चरित्र और चेहरे की पार्टी माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र, वो भी एक व्यक्ति के हाथ में।
नरेंद्र मोदी तो तीसरी पारी नीतीश कुमार और नायडू की बैसाखियों के बूते सांसें गिनते हुए खेल रहे हैं, राजनीतिक सांसें गिनते हुए। तो उस तीसरी पारी में नरेंद्र मोदी को जितनी सत्ता एंजॉय करनी थी वो कर चुके। अब वो उस मोड में दिखाई देते हैं जैसे कोई क्रिकेटर रिटायरमेंट के 1-2 साल पहले से अपनी भूमिका को तय करता है। आपने सचिन तेंदुलकर का रिटायरमेंट देखा होगा, 2010 से 2013 के बीच वो कैसे क्रिकेट खेल रहे थे। उनकी भूमिका मार्गदर्शक मंडल के एक सदस्य की ना होकर के मार्गदर्शक मंडल तय करने वाली और बहुत ज्यादा हस्तक्षेप न करने वाली थी। अब उसी भूमिका में नरेंद्र मोदी आते हुए दिख रहे हैं। तो देखते जाइए भूमिकाओं के बदलने के दौर में भारतीय जनता पार्टी किस रूप में बदल रही है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।